Hello everyone, good morning and welcome to the official YouTube channel of Nyay Academy. In this video, we'll be discussing the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए 29th मई है आज का न्यूज़पेपर उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स हमें कवर करने हैं। सिर्फ दो एडिटोरियल्स ऐसे हैं जो हमें कवर करने हैं। देखिए आज के इस पूरे न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एडिटोरियल्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क के जरिए अगर आप चलते रहेंगे, देखिए टाइम बचाना है एंड वही चीजें कवर करनी है जो आप अपने एसेज में यूज कर सकते हैं या कह लीजिए जीएस के अंदर यूज कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा पर्पस जो देखिए हमारा हिंदू एडिटोरियल का पढ़ने का रहता है वो यही होता है कि हम फॉर्डर निकाल सकें अपने एग्जाम्स में। देखिए समझ जो है, हम जैसे भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सूझबूझ वो समझ आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन करंट इश्यूज, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एग्जाम जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू एडिटोरियल के थ्रू द्वारा ही हमें पकड़ में आते हैं। तो वो फॉर्डर, वो करंट इशू का एनालिसिस, वो हम इस वीडियो सीरीज के द्वारा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड आज की हम इस वीडियो के अंदर ये दो एडिटोरियल्स कवर करेंगे। नंबर वन बीइंग फॉर अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस एंड दूसरा है फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ टू अ स्टेलमेट। नाउ यहाँ पे बेसिकली आज जो हमने चर्चा करनी है वो नेपाल और चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रही हैं हमारे से रिलेटेड, हमारे एग्जाम से रिलेटेड। फॉर रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस, दिस इज बेसिकली एडिटोरियल जो कि राकेश सूद जी ने लिखा है। ही इज एन एक्स डिप्लोमैट, हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक डिप्लोमैट रहे हैं राकेश सूद जी। अभी थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया तो वो पढ़ाने लिखाने में थोड़ा तत्पर हो गए हैं। नाउ अभी फिलहाल इस एडिटोरियल में से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपने देखने हैं। सबसे पहली चीज तो हमने मैप जरूर देखना है दोस्तों। देखिए ये काला पानी की जगह है, ये काला पानी है एंड दिस इज बेसिकली उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है, यहाँ पे दिस इज बागेश्वर दैट यू आर सीइंग, और ये दारचूला रीजन है। दारचूला आप देखेंगे तो नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, और ये बागेश्वर है, और उत्तराखंड की ये काली रिवर है। यही काली रिवर जो हमने देखा तो भारत ने पहले 8th एडिशन में मेंशन किया हुआ था। बागेश्वर ये रहा, ये दारचूला रहा, और ये आप नोटिस करें तो बेसिकली इट फॉर्म्स द बाउंड्री। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इस तरफ पड़ जाता है इंडिया वाली साइड एंड दारचूला पड़ जाता है नेपाल वाली साइड। सो बेसिकली काली रिवर बिकम्स अ बॉर्डर टू इंडिया एंड नेपाल। सो इस वजह से, एंड जब नेपाल ने ये इशू जनरेट किया, जब ये इशू रेस किया, तो 9th एडिशन भारत ने फटाफट से निकाला और उसके अंदर काली रिवर का नाम मेंशन नहीं था। सो उसकी वजह से और ज्यादा जो है मामला और तूल पकड़ गया। सो बेसिकली क्या मामला है ये हमने पहले भी एक वीडियो एनालिसिस में कवर किया है कि इंडिया ने जो अपनी बाउंड्री है नेपाल के साथ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो नेपाल ने डिसाइड की हुई है पुराने समय से, उसे ही इनहेरिट किया है, जो कि पहले ही बन चुकी थी बाय द ट्रीटी ऑफ सोगौली। तो ट्रीटी ऑफ जुगौली के तहत 1816 की ये जो ट्रीटी है, इसके तहत जो भी बाउंड्री बनी वो आज भी इंडिया और नेपाल की बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। एंड इसी वजह से, बिकॉज देखिए काला पानी इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस है जो कि हमारे लिपू लेक पास के पास है। वो लिपू लेक पास जो है दैट इज क्लोज टू इंडिया चाइना बॉर्डर, एंड देयर आर चांसेस एंड इंस्टांसेस जहां पे आप देखेंगे कि चाइना की तरफ से हो सकता है कि नेपाल को थोड़ा कह लीजिए कि इंस्टिगेशन हुआ हो, जिसकी वजह से नेपाल इज टॉकिंग मोर लाइक दिस। वो इस टोन में हमारे साथ बात भी कर रहे हैं एंड इनफैक्ट दिस इज नॉट नथिंग न्यू। नेपाल के साथ जो ये इंस्टांस है ये पहली बार नहीं हो रहा है कि नेपाल भारत के साथ इस तरीके का रवैया रख रहा है। हमने पीछे भी पास्ट में भी देखा है। तो उन सारी चीजों को हम देख लेते हैं कि वो कैसे कैसे जो है नेपाल का, अगर हम बात करें नेपाल के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं वो कैसे इंडिया को इंपैक्ट कर रहे हैं। इस पूरे एडिटोरियल में से हमने ये चीज निकालनी है ना। पहली चीज तो ये कि जो नई कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल ने गठित की, उसमें जो भी नया प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड दे दिया जाता है, उसको गारंटी एंजॉय करने का मौका दिया जाता है कि आपको 2 साल तक नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ नहीं होगा। एंड इस वजह से अब देखिए फरवरी में जो प्राइम मिनिस्टर ओली जी हैं उनका फरवरी में ये समय जो है समाप्त हो चुका है, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कोविड-19 के साथ जो भी उनका रवैया रहा, जिस तरीके से उन्होंने एक्शंस लिए वो, और दूसरा ये कि एनसीपी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर जो उनका वन मैन वन पोस्ट वाला रूल है
उसके ऊपर बेसिकली थोड़ा इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल के अंदर ही उनकी इंटरनल सिचुएशन थोड़ी सी वीक हो रही है। एंड इस वजह से वो आई थिंक रादर दिस एडिटोरियल एज वेल इज प्रोपिगेटिंग दैट नेपाल जो है वो इस लाइंस पे सोच रहा है कि इट इज बेटर कि हम भारत के साथ इस पूरे के पूरे इंस्टेंस को जो है इन्वोक करें। एंड इसी वजह से उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स को बुला लिया एज सून एज पॉसिबल। नाउ इस पूरे इंस्टेंस में से सबसे बड़ी जोल्ट जो इंडिया को मिली है वो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसे मिली है। मोदी जी बहुत समय से कह लीजिए कि 2014 से ही इनफैक्ट नेबरहुड पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा जोर दे रहे थे। इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में आसियान की अगर मैं बात करूं तो आसियान में उनका दबदबा तभी हो पा रहा था बिकॉज वो साउथ एशिया में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एस्टैब्लिश कर पा रहे थे। एंड जब तक वो साउथ एशिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड में नहीं ला पा रहे हैं तब तक आसियान में एंट्री या कह लीजिए कि आसियान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है बिकॉज साउथ एशिया इज अ वेरी बिग चंक। ये मार्केट प्लेस है, आप समझिए यहाँ से यहाँ प्रोडक्शन हो ना हो यहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने वाली है। रीजन बीइंग कि मोस्ट ऑफ दी 7 बिलियन पीपल जो धरती पर रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग साउथ एशिया में रहते हैं। तो इस वजह से साउथ एशिया इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर ऑल द कैपिटलिस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नाउ इसमें आप चाइना की तरफ से जो जोर रहा, चाइना की तरफ से जो इन्फ्लुएंस रहा नेपाल को, उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। इन नेपाली थिंकिंग चाइना कार्ड हैज प्रोवाइडेड देम अ लेवरेज टू प्रैक्टिस देयर वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट। एंड पास्ट में भी चाइना ने क्या किया है, चाइना ने बेसिकली जो किंगडम था ऑफ नेपाल, जो जो राजा थे नेपाल के, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए और अब धीरे धीरे उनका पर्पस ये था कि बेसिकली तिब्बतन रिफ्यूजी कम्युनिटीज के ऊपर उनकी नजर रह सके, उनके ऊपर चेक रह सके, कितने नंबर हैं, कौन कहां रह रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि ये मोनार्की जो है वो एबॉलिश हो चुकी है, तो चाइना हैज शिफ्टेड इट्स attention to the political parties and also to the institutions like army, armed police forces। इसका असर हमें देखने को मिला भारत के साथ, जहां नेपाल ने कुछ समय पहले की ही बात है, जहां एक इनफॉर्मल ब्लॉकेड जो है उन्होंने बुला लिया था, जिसकी वजह से भारत के साथ उनके संबंध और बिगड़ गए थे। लेकिन इंडिया के लिए मान के चलिए कि ये जो साउथ एशियन फुटप्रिंट है ये बहुत मायने रखता है और उसमें नेपाल एक बहुत अहम एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अहम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नाउ इंडिया हैज इग्नोर्ड चेंजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव इन नेपाल फॉर फार टू लॉन्ग। भारत नेपाल को बहुत ज्यादा कह लीजिए कि ईज के साथ रखता है, बहुत लेवरेज देके रखता है, जिसको कहते हैं ना पतंग की भाषा में कि डोर को ढील देके रखते हैं, तो वो ढील देके रखी गई है। एंड उतने स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंजेंट तरीके से हमने डिप्लोमेसी प्रैक्टिस नहीं की। इंडिया रिमेन्ड कंटेंट विद इट्स इंटरेस्ट्स वर सेफगार्डेड बाय क्वाइट डिप्लोमेसी इवन व्हेन नेपाली लीडर्स पब्लिकली अडॉप्टेड एंटी इंडियन पोस्टर्स। और ये चीज हमने नोटिस की है, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉकेड में बताया। नाउ अब इस चीज में सबसे बड़ा इंस्टेंस है 1949 के बाद जो निकल कर आई 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, नाउ विच वाज सॉट बाय द नेपाली अथॉरिटीज, जो नेपाल की तरफ से ही आई गई थी, जिसमें ये बोला गया कि आप जो स्पेशल लिंक्स हमने ब्रिटिश इंडिया के साथ बना के रखे थे उसे आप कंटिन्यू कीजिएगा, हम आपके साथ वही ताल्लुकात दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। प्रोवाइड्स फॉर एन ओपन बॉर्डर एंड राइट टू वर्क फॉर नेपाली नेशनल्स। जितने नेपाली नेशनल्स हैं जो भारत के अंदर आकर जितने भी कामकाज करते हैं, दे हैव अ राइट टू वर्क एंड वी हैव एन ओपन बॉर्डर विद नेपाल। तो इस चीज को देखा जा रहा है कि इट इज एन अनइक्वल रिलेशनशिप। एंड अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि नेपाल ये सोच रहा है कि ये अनइक्वल रिलेशनशिप इज बायस्ड टुवर्ड्स इंडिया, जबकि इसका ऑपोजिट है, जहां पे भारत के अंदर भारतीयों को कामकाज नहीं मिलता लेकिन नेपालीज को कामकाज इजीली मिल जाता है। नो, नॉट टू स्टेप ऑन द रेटोरिक वर्जन ऑफ दिस एंटायर एपिसोड, लेकिन इसमें से हमने देखिए दोस्तों जो चीजें निकालनी है वो यही है कि साउथ एशिया किस तरीके से निकल कर आता है एंड साउथ एशिया कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। सेकेंडली, हाउ साउथ एशिया कैन बी अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए हो सकता है कि अगर हमने इस रीजन को टैप किया, इस रीजन में अपना सॉफ्ट पावर वाला इन्फ्लुएंस, जो वो हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत बार एसेस भी आ चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के अंदर। तो इसी तरीके से अगर भारत इस चीज के ऊपर चलता है, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर चलता है, तो दैट इज हाईली लाइकली कि इंडिया कैन इमर्ज एज अ सुपर पावर, चाहे वो सॉफ्ट पावर ही क्यों ना हो, राइट। तो इस चीज को इसी तरीके से देखना होगा। नेपाल के साथ जो हमारा फियास्को चल रहा है, इसको इसी एंगल से देखना होगा। हाँ, नेपाल में बढ़ते कम्युनिज्म के ऊपर हमने नजर रखनी जरूर है, क्योंकि कम्युनिज्म जैसे जैसे बढ़ रहा है, इट इज बेसिकली इंचिंग टूवर्ड्स मोर क्लोजनेस विद चाइना। चाइना के साथ क्लोजनेस बढ़ाएगा। नाउ देयर इज एन अर्जेंट नीड टू पॉज दिस एंटायर रेटोरिक, जो न्यूज मीडिया चैनल्स के ऊपर और सारे के सारे न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी, प्रिंट मीडिया कह लीजिए या टीवी के ऊपर कह लीजिए, ये चल रहा है, ये जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म, ये मेरी जमीन ये तेरी जमीन, ये इसके ऊपर जो आप स्टेप ऑन कर रहे हैं, दिस शुड बी पॉज्ड। सेकेंडली, आपको करना होगा एक ग्राउंड वर्क, जिसमें आप बेसिकली फोकस करेंगे क्वाइट डायलॉग्स के ऊपर। आप अपने स्पेशल रिलेशनशिप को सेफ गार्ड करके चलिए, इसकी सेंसिटिविटी को डिस्प्ले ना कीजिए, इसको बचा के रखिए, इसको संजो के रखिए। रीजन बीइंग, नेपाल इज गेटवे टू चाइना, इट हैज बिकम अ गेटवे टू चाइना। तो इस वजह से नेपाल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और हमें इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को दोबारा से इसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्पेशली आफ्टर दिस इंटायर कोविड-19 का एपिसोड। जब तक ये कोविड-19 खत्म होता है, भारत को अपनी डिप्लोमेसी को वापस से रीजिग करना होगा। कारण क्या है कि 2016-2017 से मैं ये कहूंगा, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो थोड़ी सी स्लंबर में चली गई है, थोड़ी सुस्ता रही है, आई वुड से। जितना 2014 से 2017 का पीरियड रहा था, अकॉर्डिंग टू मी, अभी क्या है कि 2017 के बाद मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वीक जा रहा है भारत, थोड़ा सा कह लीजिए भारत की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो थोड़ा वीक हो रही है। इसमें थोड़ा और सुधार लाने की जरूरत है। मोर प्रोएक्टिव एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। नाउ दिस, इस सारे एस्पेक्ट के अंदर एक वेलकम स्टेप था, जहां पे भारत ने आरसेप से स्टेप आउट किया, लेकिन आरसेप से स्टेप आउट करने के बाद देयर इज नो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, अभी सामने नहीं आ रहा है कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव। उन स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भारत को काम करना चाहिए, पर्टिकुलरली कोविड-19 के बाद जो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो भी निकल कर आएगा, उसमें प्रेडिक्शंस कीजिए, एंड उन प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस करके आप इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपने डिप्लोमेटिक एक्शंस को प्लान कीजिए। सो दिस इज समथिंग दैट इंडिया शुड डू। दिस एंटायर फियास्को ऑफ काला पानी, दिस टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद नेपाल, ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। एंड इसके ऊपर देखिए, मान के चलिए कि प्रीलिम्स के अंदर सवाल नहीं आने वाला है। हाँ, प्रीलिम्स में जो सवाल आएगा वो मैं वीकली करंट अफेयर सीरीज में, एंड हमारे जो करंट अफेयर्स के नोट्स जो बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, उन नोट्स में मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। दैट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू गाइस जब आप एग्जाम देने जाएंगे। उससे पहले अगर आप एक बार भी पढ़ के जाते हैं, आई एम श्योर ऑफ इट कि आपको वहां से श्योर शॉट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ टू अ स्टेलमेट। देखिए, नेपाल की सिचुएशन को अभी हमने समझा, अब चाइना की सिचुएशन को समझ लेते हैं। जो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जिस तरीके से बिहेव कर रहा है इंडिया के साथ, अगेन ये स्टैंड ऑफ भी जो है वो सुधर जाएगा, या धीरे धीरे ये जो फ्लेयर अप आया है, दिस विल लाइकली, देयर आर चांसेस कि ये पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, बट देयर मे बी इंक्रीज्ड डिप्लॉयमेंट्स अलोंगसाइड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नाउ हो क्या रहा है, द इशू इज कि भारत जो है एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है टू दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, जो कि गालवन वैली में है। गालवन वैली कहां पे है? दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि गालवन वैली कहां पे पड़ती है, एंड ये कौन से हिमालयाज में है, कौन सी हिमालयन रेंज में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से ऐसे सवाल आता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में जाएगी तो एक स्टेप और गहराई में जाएगी, जो चीज ऑन द फेस ऑफ इट अवेलेबल है उससे एक कदम आगे। ठीक है जी। नाउ हुआ क्या है कि चाइना ने बोला कि यू आर यूनिलैटरली ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस क्वो जो कि LAC पे एग्जिस्ट करता है। नाउ जो दुर्बुक श्योक DBO रोड है जो इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर मोर देन 15 years,
ऐसा नहीं है कि आज कंस्ट्रक्शन शुरू की है। इनफैक्ट हमारा प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो लोकल कमांडर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते रहना है एक दूसरे को कि हम जो भी काम कर रहे हैं, ताकि कोई ऑब्जेक्शंस ना रेज हो। एंड इनफैक्ट चाइना की साइड से कोई ऑब्जेक्शंस रेज भी नहीं हुई। 15 साल से काम चल रहा है। अब वो है क्या, आपको सबको पता है। देखिए, मैं एक सजेशन दूंगा कि एजी नूरानी जी की, एजी नूरानी, ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। उनकी चाइनीज हिस्ट्री के ऊपर एक किताब आई है, थोड़ा येलो कलर का बुक कवर है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसका अगर आप सिर्फ प्रीफेस पढ़ लेते या फॉरवर्ड पढ़ लेते या स्टार्टिंग की समरी पढ़ लेते तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चाइना हिस्टोरिकली अपनी लाइंस, अपनी बॉर्डर्स चेंज करता रहता है। एंड ये बात मैं अपनी कई वीडियोस में जब भी मैं चाइना की बात करता हूं तो ये बोलता हूं, ये शब्द यूज करता हूं। चाइना हमेशा अखंड चाइना की तरफ जाना चाह रहा है। वो एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन जहां जहां तक फैली हुई थी, उस सिविलाइजेशन को बेसिकली दोबारा से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। नाउ ऑल्दो दिस इज समथिंग जो कि राइट विंग पॉलिटिक्स वाले करते हैं एंड चाइना में कम्युनिज्म है। नाउ दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, जहां पे चाइनीज कम्युनिज्म इज वांटिंग टू एस्टैब्लिश राइटिज्म या राइट विंगिज्म, राइट विंग को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं ना। तो ये दिस इज समथिंग ऑफ एन आयरनी। नाउ अब ऐसा नहीं है कि भारत के साथ ये इशू जो है चाइना का ये पहली बार हुआ है। ये 1962 की वॉर से पहले भी हुआ, 2002 में भी हुआ, जहां पे मैप्स वर एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग्स। चाइना ने जो क्लेम किया था लाइन इन द वेस्टर्न सेक्टर व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, जो कि 1962 में उन्होंने माना था। फिर 2007 में फिर से यही हुआ था। चाइनाज परसेप्शन ऑफ बॉर्डर इन देपसांग लद्दाख सेक्टर के अंदर ये स्थित है, ये जगह देपसांग, एंड इन सिक्किम एंड इन सम अदर प्लेसेस अपीयर्ड टू चेंज। तो ये धीरे धीरे करके चाइना जो है अपनी लाइंस को चेंज करता रहता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डर्थ ऑफ एग्जांपल्स। एंड इनफैक्ट एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ था, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट 1993 के अंदर। सवाल अगर प्रीलिम्स का बनता है तो ये बनता है कि ये अग्रीमेंट किन दो पार्टीज के बीच में साइन हुआ था, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। तो इंडिया चाइना आप कह सकते हैं, एंड इट हैज हेल्प्ड लिमिट द नंबर ऑफ ट्रूप्स दैट वर डिप्लॉयड इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बाय बोथ द साइड्स, इंडिया की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी। अब ऐसे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं आपको डेफिनेटली इनको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, जैसा कि सुमदोरोंग चू एंड डोकलाम प्लेट्यू का जो इशू था उसको आपने रिजॉल्व किया था। जिस तरीके से, जितनी स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी के साथ आपने पीसफुली इस पूरे मुद्दे को रिजॉल्व किया, उसी तरीके से ये वाला इशू भी काला पानी का हो, चाहे ये आज वाला हमारा जो इशू है, जो अभी का इशू है, जो डीबीओ का जो हम रोड बना रहे हैं गैल्वन वैली के अंदर, वो जो इशू है। नाउ चाइनीज ट्रांसग्रेशन की अगर हम बात करें, व्हेन अ ट्रांसग्रेशन इज इनिशिएटेड बाय चाइना, तो ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों लोकल कमांडर्स एक दूसरे को इंटीमेट करते हैं। तो जब भी चाइना की तरफ से ट्रांसग्रेशन होता है तो चाइनीज साइड जो है फोन का जवाब ही नहीं देती, कॉल नहीं उठाते, राइट, मिस कॉल होती रहती है, कॉल उठाते नहीं है। एंड 2013 में भी ये देखा गया था जब देपसांग वैली में ये इशू हुआ। फिर 2014 के इंसिडेंट जो चूमर में हुआ था, जब ये, और उस समय तो शी जिनपिंग भारत के अंदर आए हुए थे। तो अब अगर पूरा एस्पेक्ट समझे तो देखिए इसमें चाइना का नुकसान ज्यादा है, भारत का नुकसान है, डेफिनेटली है, भारत की सॉवरेनिटी है, लेकिन चाइना को भी ये समझना होगा कि उसका नुकसान है। क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखें तो ये हेक्सिन, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, आप याद रखिएगा इस चीज को, ये प्रीलिम से रिलेटेड इसमें सवाल आ सकता है। हेक्सिन बेसिकली मींस कोर, हेशिन, ये अगर मैं चाइनीज भाषा में बोलूं, एक्स इज बेसिकली श, तो हेशिन जो है इट मींस लिटरली इट मींस कोर। तो जो मिस्टर शी जिनपिंग है, तो शी जिनपिंग की जो फिलॉसफी है चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना, एंड वो सारा एस्पेक्ट की चाइना में शी जिनपिंग का जो दर्जा है वो माओ जेडुंग के बराबर का हो जाना, माओ जेडुंग के बराबर का हो जाना। तो उस वजह से चाइनीज प्रीमियर के ऊपर, शी जिनपिंग के ऊपर एक और कह लीजिए जिम्मेदारी आ जाती है कि वो जो स्पिरिट ऑफ वुहान एंड ममलापुरम है उसको मेंटेन करके चले, उसके खिलाफ ना जाए। एंड उन्होंने पर्सनली इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। कारण क्या है कि अगर वो भारत के खिलाफ जाते हैं तो देयर आर चांसेस दैट इंडिया माइट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि भारत और चाइना के इस पूरे रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ भारत को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके चाइनीज हेजीमनी को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। तो इस पूरे एस्पेक्ट के अंदर जो चाइना का अपना इन्फ्लुएंस है, उसकी हेजीमनी, आई वुड से नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस,
बट जो हेजीमनी है उसको अंडरमाइन कर सकता है इंडिया का स्टैंड टूवर्ड्स यूएस। अगर यूएस की तरफ अगर हमारा दबदबा होना शुरू हो गया, या कह लीजिए यूएस का इन्फ्लुएंस भारत के ऊपर ज्यादा होना शुरू हो गया, तो ये मान के चलिए कि चाइनीज हेजीमनी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज समथिंग दैट चाइना वुड नॉट वांट it to happen. China will not gain anything from it. On the contrary, it has much to lose. China is aware it cannot push to India to a strategic alliance with the US, which will tilt the balance of power against Beijing. तो इस वजह से चाइना भी इसको शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। यही चीज इस एडिटोरियल में बोली गई है। सो मेक श्योर कि आप इस पूरे एडिटोरियल एनालिसिस के पॉइंट्स बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की चीजें आप अपने एसेज में, अपने आंसर्स में लिखकर अपने फॉर्डर को यूज कर सकते हैं, हमारे इस फॉर्डर को यूज कर सकते हैं, इस एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। और हाँ, अब जाने से पहले आप सबसे अनुरोध, अगर आप यहां तक आ ही गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, एंड अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। कारण क्या है कि हम जब भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे तो ये बेल आइकन आपकी और हमारी इस दूरी को दूर कर देगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय एकेडमी। मेक श्योर कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, एंड अपनी सेहत का, अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखते रहिए। कीप वॉचिंग न्याय एकेडमी। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव एन ऑसम डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।